ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। देखो, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा होनी चाहिए। आज मैं आपको होम्योपैथिक के अंदर फॉस्फोरस नाम की जो दवा है उसके बारे में जानकारी दूंगा। पूरी होम्योपैथिक के अंदर जो साइलेंट दवा है वो फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। फॉस्फोरस इस तरह की दवा नहीं कि ब्राइनिया 30 की 4 बार खुराक ले ली या नक्स ओमेगा की दिन में 4 बार खुराक ले ली 30 पोटेंसी की, या पल्साटिला की, या कोई भी दवाई की। फॉस्फोरस की गिनती इस तरह की दवाओं में नहीं आती। साइलेंट दवा, और जैसे कुंभकर्ण को बहुत ही इमरजेंसी के अंदर जगाया जाता था जब राम और रावण का युद्ध हुआ, तब जाकर के कुंभकर्ण को जगाया गया था, वरना उसको डिस्टर्ब कोई नहीं करता था। वो उसको गहरी नींद आती थी, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली था। ऐसे ही फॉस्फोरस कुछ दवाइयाँ और ऐसी ही, लेकेनेनम, फॉस्फोरस, ट्यूबरकुलिनम, बेसिलिनम, नोसोड, पेट्रोलियम, लेकेसिस, कुछ ऐसी दवाइयाँ जिनका प्रयोग अंधाधुंध या बार बार रिपीट करने का नहीं होता। तो फॉस्फोरस का मैं आपको जानकारी देता हूँ। फॉस्फोरस वही होता है जो माचिस की तिल्ली के आगे जलता है, वो फॉस्फोरस ही होता है। उसी से को शक्तिकृत बना के फॉस्फोरस का, अगर मैंने पहले कोई वीडियो इसका दिया भी है तो शॉर्ट में दिया होगा। फॉस्फोरस औषधि श्लेष्मिक झिल्लियों को उत्तेजित करती है, जलन लाती है, उनका अपजनन करती है। शिरमी झिल्लियों को भी इसी तरह उत्तेजित करती है। फॉस्फोरस के रोगी की जलन माचिस की तीली जला के जैसे अंगुली जलाते हैं, इस तरह की जलन होती है। मेरु मज्जा व स्नायु नाड़ी में जलन उत्पन्न करती है, जिसके कारण लकवा रोग के लक्षण पैदा होते हैं। जिसको लकवा है और इस तरह की जलन है, उसको फॉस्फोरस ठीक करती है। जबड़े और पैर की लंबी हड्डी को नष्ट करती है। नष्ट करने का मतलब ये कि जबड़ा और पैर की लंबी हड्डी को दुरुस्त करती है। और खून को दूषित करती है का मतलब खून को साफ करती है, जिससे रक्तवाहिनियों तथा शरीर के प्रत्येक यंत्र तंतु का मज्जनक अपकर्ष उत्पन्न होता है, और इस प्रकार रक्त स्राव तथा शरीर से दूषित खून उत्पन्न होना और पीलिया रोग को उत्पन्न करती है। यह शरीर के पोषण अर्थात चयापचय क्रिया को नष्ट करती है। यकृत में सूजन उत्पन्न करने का कारण बनती है। लंबे पतले व्यक्ति जिनकी छाती सुकड़ी हुई, देखो फॉस्फोरस को समझना इतना आसान नहीं। इसके सबसे पहले तो इसके रोगी का कॉन्स्टिट्यूशन आपको लेना होगा। फॉस्फोरस के रोगी का सीना कबूतर जैसा होता है। सीना जानते हो आप, हर आदमी का सीना ये सामने दिखता है। कई ऐसे आपको व्यक्ति मिलेंगे जो निरोग मिलेंगे, तो उनके सीने का पता ही नहीं लगता, वो एकजाई हो जाता है, इतना वो दुबला पतला होता है। उसे बोलते हैं कबूतर जैसा सीना, है ना। तो फॉस्फोरस का जो रोगी होता है तो वो सुकड़ा हुआ सा होता है। उसका सीना भी सुकड़ा हुआ रहता है, कमर भी सुकड़ी हुई रहती है, टांगें भी सुकड़ी हुई रहती है, और चमड़ी पे पतली रहती है उसकी,
जैवी रसों के नष्ट होने के कारण उत्पन्न कमजोरी, अत्यधिक नाड़ियों में कमजोरी, शरीर का टेढ़ा मेढ़ा अंग और रसिक प्रकृति वाले व्यक्तियों को, लेकिन इसका रोगी रसिक प्रकृति का होता है। फास्फोरस औषधि काम करती है। बाहरी प्रयोगों में प्रकाश, ध्वनि, बदबू, छूने से, जलवायु में वैद्युतिक परिवर्तनों, आंधी तूफानों के आदि अत्यधिक असहनता लक्षण अचानक उत्पन्न होते हैं तथा बेहोशी की समस्या भी उत्पन्न होती है। शरीर से पसीना आता है और शरीर में गोली लगने जैसा दर्द होता है। इस प्रकार के पीड़ित रोगी को फास्फोरस से लाभ होता है। तो फास्फोरस का एक तो मोटा रोगी पे असर नहीं करेगी, नहीं के बराबर करेगी। एक तो उसका रोगी इस तरह का होता है और गुस्सैल नहीं होता, रसिक प्रकृति का होता है। कोई से बात करेगा, हंसी मजाक करेगा, बुरा नहीं माने, इस तरह का स्वभाव उसका होता है। और फास्फोरस का पेशेंट जो होता है तो उसके शरीर में रक्त की अधिकता नहीं होती, खून की कमी होती है, उसका हेमोग्लोबिन कम रहता है, खून उसके बॉडी में कम रहता है और किसी कारण से शरीर से खून निकल जाता है ऑपरेशन में या कोई से, तो उस खून की पूर्ति करने के लिए फास्फोरस उसको देना चाहिए। जैसे मान लीजिए, एक बात को आप ध्यान में रखें, ये सब किताबों में नहीं लिखा है। आपको अगर चाहे आप मोटे हों या पतले हों, कई स्थितियों में आपको डॉक्टर ने कह दिया आपकी दाढ़ निकालनी पड़ेगी, इंजेक्शन लगा के मैं दाढ़ निकालूंगा, और इंजेक्शन लगा के सुन करके वो दाढ़ निकालते हैं, कोई दर्द नहीं होगा, वो कहते हैं ऐसा। तो मेरा एक बार वास्ता पड़ गया दाढ़ निकालने का, तो मैं अपने एक साथी को ले गया। ये बात कोई 20-30 साल पहले की है। एक ही दाढ़ खराब हुई थी उस वक्त, अब तो सब 12 बज रहे हैं, यूँ टक्कर दे रहा हूँ, क्या करूँ मैं। हाँ, तो डॉक्टर शर्मा साहब थे, हॉस्पिटल में गया, तो मैंने एक मित्र को साथ ले गया। तो उन्होंने कहा कि तुम इनके सिर को पकड़ लो ज़ोर से, मैं इंजेक्शन लगा के दाढ़ निकाल दूँ। मैंने सोचा भाई ठीक है, इस सिर को पकड़ रखा है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने इंजेक्शन लगा लिया। तो डॉक्टरों के अंदर भी कुछ मैं क्या बताऊँ आपको, क्या, हर डॉक्टर के देखो, डॉक्टर माननीय होते हैं, मैं कोई की बुराई नहीं करता। किसी के हाथ में सफाई होती है, किसी के कम होती है। तो मेरे को डॉक्टर ऐसे ही मिल गए, वो बड़े प्रेमी आदमी, बहुत सीधे आदमी, लेकिन देखो हुनर तो किसी किसी को ही होता है। इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। तो उन्होंने इंजेक्शन लगा के और एक जमूरा से वहाँ मशीन से मेरा दांत, अब वो पूरे शरीर की उन्होंने ताकत लगा दी। मेरे को इतना भयंकर दर्द हुआ, तो वो मेरे दोस्त को कहने लगे सिर को पकड़ लो, हिलने मत दो उसको। मैंने कहा, उसने देखा मेरे दोस्त ने, वो बड़ा मजबूत था, उसने सिर को ऐसा पकड़ा कि मैं न रो सकता न चिल्ला सकता। बाप रे बाप, जिस तरह से खड्डा खोद के कोई कील निकालते हैं, इस तरह की हालत मेरी करके, और उस डॉक्टर को पसीना पसीना हो गया, मोटे से शरीर के, अभी जिंदा हैं और थोड़ा उनको परिवार में कोई कष्ट होने से वो रिटायर्ड हैं और कम से कम 80 साल के ऊपर हैं, वो 80-90 साल के। तो बहुत सज्जन आदमी है, लेकिन अब सज्जन होने से क्या हो रहा, दर्द तो मुझे हो रहा। तो निकाल दिया बड़ी मुश्किल। यार तुम्हारा दांत तो बहुत मजबूत था, मेरे को पसीने आ गए। अरे मैंने कहा डॉक्टर मैं मरा नहीं।
और मेरे बाकी कुछ नहीं रहा। अब बाद में क्या हुआ कि वो रक्तस्राव हुआ, अब वो रुकता नहीं। न मेरे को शुगर थी उस वक़्त, न मेरे को और कोई रुका नहीं। तो वो फूमे पे फूमे लगाता गया, फूमे पे फूमे लगाता गया। जैसे तैसे करके वो जख्म जो 4 दिन में भर जाना चाहिए था दांत का, उसको 15-20 दिन लगे। मैं बहुत दुख पाया, इतना मैं दुख कभी नहीं पाया। तो उस वक़्त मेरे को इतना अनुभव नहीं था। ये बात काफ़ी पुरानी है और मैं देखता जाऊंगा तो सुन करके निकाल देंगे। कोई दवाई भी नहीं खाई मैंने, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मैंने 3-4 दफ़े दाढ़ें अपनी निकलवाई दूसरे डॉक्टरों से जो प्राइवेट क्लिनिक लगाते हैं। तो वो सब कहते ऐसे ही हैं कि कोई दर्द नहीं होगा, बाकी दर्द खूब होता है, ये मैं जानता हूँ। तो मैं हर बार जब भी दाढ़ निकलवाने के लिए जाता, उस वक्त फॉस्फोरस 1000 की 3 घंटा पहले एक खुराक ले लेता था। और फिर जाता था। होता ये था कि मेरा रक्त नहीं के बराबर निकलता था। डॉक्टर भी कहते कि यार खून काफ़ी निकलता है, दाढ़ निकालते हैं। जब आपके बहुत कम खून आया, एक फूमा लगाते ही बंद हो गया, तो उसको मैं क्या कहूँ कि मैंने फॉस्फोरस ले रखा है। वो उनका सब्जेक्ट नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर ऐसे ही अलग अलग आदमी की प्रकृति होती है। और दर्द भी कम होता है, खून कम निकलेगा आपका, दर्द कम होगा। तो कोई ऑपरेशन, जहाँ चीर फाड़ का ऑपरेशन, तो एक खुराक तो फॉस्फोरस 1000 की लें और एक खुराक स्टेपिसेग्रिया की 1000 की, इन दोनों को मिला करके और फिर आप ऑपरेशन रूम में चले जाएं। चाहे आपका ऑपरेशन बवासीर का हो, चाहे आपका ऑपरेशन गांठ का हो, कहीं का भी हो, ये दोनों दवाइयाँ, एक तो आपकी तकलीफ़ कम होगी, दूसरा आपका रक्त कम निकलेगा। तो डॉक्टरों को आर्टिफिशियल दूसरा जो रक्त है वो कम चढ़ाना पड़ेगा और आपके जख्म जल्दी ठीक होंगे। तो ये इतनी उपकारिक दवा है जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि जो अभी मैं बात बता रहा हूँ तो शायद ही किसी डॉक्टर ने बताई नहीं होगी, बताई है तो मेरे सुनने वाले उसका वीडियो मेरे को भेजें। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और थैंक्स कहूँगा। तो इस चीज़ को याद रखें। दूसरा याद ये रखें आप कि आपने कोई ऑपरेशन कराया जिसके अंदर चाकू जैसी चीज़ इस्तेमाल की गई हो या छुरे जैसी चीज़ इस्तेमाल की गई हो, अधिकतर ऑपरेशन में यही चीज़ें इस्तेमाल आती है। उसके बाद आपके टाँके लग गए और लगे, फिर भी आपका दर्द नहीं जाता या जख्म नहीं ठीक होता, तो आपको फिर फॉस्फोरस की आवश्यकता नहीं। आप स्टेपिसेग्रिया 200 पोटेंसी दिन में 3 बार 15 दिन तक ले लें। आपके जख्म बहुत जल्दी भर जाएंगे, आपका दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। स्टेपिसेग्रिया हमेशा याद रखो, ये मर्दानगी की भी दवा, मैं इस पर भी बताऊंगा आपको। फिर स्टेपिसेग्रिया लेने से छुरे और चाकू जैसे कोई चीज़ की लगने की चोट को कोई कमी रह जाए तो उसको वो ठीक करती है। अरे ऐसी ऐसी दवाइयाँ महात्मा हैनीमैन दे के गए हैं, तुम उनका पहले प्रयोग नहीं करोगे तो कब करोगे हैं? तलवार रखी है तो खाली शोबाजी के लिए नहीं रखी। अब तुम चलाओगे तो किसके ऊपर, लेकिन कम से कम है जो उसकी हफ्ते 10 दिन में बंदूक या तलवार जो हथियार है उसकी सफाई तो करोगे ना। पता नहीं किस वक्त कोई चोर डकैत आ जाए चलानी पड़े हैं, तो साफ सफाई तो करोगे। तो ये दवाइयाँ महात्मा हैनीमैन ने दी है
कि इनका इस्तेमाल है जो पहले से ही कर लो ताकि तुम्हें तकलीफ़ कम हो। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो किताबों में नहीं लिखी होती। ये अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर आपके अपने अनुभव के हिसाब से ही बताएगा। तो एक तो फॉस्फोरस का ऐसी पोजीशन के अंदर जहाँ कोई भी आपको लगता है कि सर्जरी में आपका जहाँ खून अधिक निकलना है तो फॉस्फोरस का प्रयोग करके जाओ, और साथ में स्टेपिसेग्रिया का भी प्रयोग करके जाओ। तो आप वंडर करेंगे कि बंदे ने ये बात कही थी। हाँ, अब मैं आगे बताता हूँ। ये तो तैयारी की बात है, कहीं ऑपरेशन भगवान किसी का न हो। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए फॉस्फोरस, शरीर में खून की और लो की कमी होती है, हेमोग्लोबिन जिनका डाउन होता है, खून कम हो जाता है किन्हीं कारणों से, हड्डियां नष्ट हो जाती है, मांस बढ़ जाता है, सिरोसिस हो जाता है, इस प्रकार के कोई लक्षण हो तो फॉस्फोरस 30 पोटेंसी का ही प्रयोग करें। वो भी सुबह और शाम करें, लगातार नहीं करें। शरीर की मांसपेशियों पर घाव होने के साथ नाड़ियों में जलन होना तथा दर्द होना, लकवा के लक्षण होना, आयोडीन और नमक का अत्यधिक प्रयोग करने से उत्पन्न रोग तथा लक्षण, बाईं करवट लेटने से रोग के लक्षणों में वृद्धि होना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए फॉस्फोरस का प्रयोग होना चाहिए। उपदंश की तीसरी अवस्था चर्म रोग और स्नायुविक अवसाद, ठंड के कारण उत्पन्न रोग, हड्डियों में मज्जा जलन होना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लिए ठीक करने के लिए फॉस्फोरस का प्रयोग करना चाहिए। याद रखिए, जिस तरह आर्सेनिक में जलन का लक्षण प्रमुख है, कार्बोवेज में कोयले जैसी जलन का लक्षण है, और फॉस्फोरस में भी जलन का लक्षण है। तीनों दवाइयों में जलन के लक्षण है। तो ये तीनों दोस्त हुए जिनमें एक से ही लक्षण होते हैं, तो तीनों मित्र हुए। तो आर्सेनिक के बाद फॉस्फोरस ले सकते हो, फॉस्फोरस के बाद आर्सेनिक ले सकते हो, और फॉस्फोरस और आर्सेनिक के बाद कमजोरी आती है तो कार्बोवेज को मत भूलो, वो भी कोयले की तरह धधकने वाला, जलन को शांत करने वाला है। तो ये तीनों दवाइयाँ होम्योपैथी के अंदर एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि एक दूसरे के अधूरे काम को, जैसे मान लो एक कमरे में सफाई के लिए आपने 3 आदमी लगाए, तो अब एक आदमी तो ऊपर की सफाई के लिए सीढ़ी पे चढ़ गया, तो सीढ़ी गिर सकती है, तो दूसरा आदमी उस सीढ़ी को पकड़ लेता है ना, और वो आदमी सफाई करता है। अब वो सफाई करता है तो उसकी तगारी के अंदर जो गंदगी है, तो वो तीसरा आदमी को वो कहता है कि इसको नीचे ले लो, वो ऊपर से नीचे करता है, वो ले लेता है, क्योंकि नीचे वाला आदमी तो सीढ़ी को पकड़े है, वो सीढ़ी छोड़ देगा तो वो गिर पड़ेगा, तो तीसरा आदमी उस तगारी को पकड़ लेता है। तो इसी तरह ये 3 भाई हैं, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एल, कार्बोवेजिटेबलिस। तो इन तीनों भाइयों को आपस के अंदर एक साथ ही काम अगर मिल जाए तो कहना ही क्या, नहीं तो एक भाई अगर कमज़ोर पड़ता है तो दूसरे को लगा दो, दूसरा कमज़ोर पड़ता है तो तीसरे को लगा दो। कोई डरने की कहीं भी बात नहीं। एक बात बता देते हैं, कोई बुरा नहीं मानना। अपन जहाँ भी खाना खाने जाते हैं तो अपनी पंक्ति अलग लगती है, हाँ, ब्राह्मणों की पंक्ति अलग लगती है। लगती है नहीं लगती है? लगती है। तो ये कोई भेदभाव वाली बात नहीं करता मैं। ब्राह्मणों को शुद्ध भोजन मिले, अपने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इधर की जलेबी इधर आ गई या इधर की इधर आ गई,
कोई धार्मिक आयोजन है तो ब्राह्मणों को शुद्ध मिलना चाहिए, तो ब्राह्मण पहले भोजन कराते हैं, उसके बाद परिवार के लोग भोजन ग्रहण करते हैं। देखो सनातन धर्म में ये नियम है और बहुत अच्छा है। तो पहले ब्राह्मणों को जिमाएंगे, उसके बाद फिर छोटे बच्चों को बिठाएंगे, फिर बड़े बैठेंगे। तो इसी तरह से ब्राह्मण, अगर मान लो 15 ब्राह्मणों को आपने निमंत्रण दिया है, उनमें से 10 अगर आ गए, खाना शुरू हो गया, और 5 किसी कारण से थोड़े 10 मिनट लेट आए, तो उनको उनकी पंक्ति में ही बिठाया जाएगा। किनकी? ब्राह्मणों की पंक्ति में ही बिठाया जाएगा, न कि बनियों की पंक्ति में बिठाया जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये दवाइयाँ जो है ये एक ही जाति की और एक ही विचारधारा वाली और एक से ही लक्षणों वाली, इनको चाहे 3 हो चाहे 4 हो तो एक साथ कर सकते हैं, लेकिन इनमें आपस में ही अगर दुश्मनी है तो आप इनको नहीं एक साथ कर सकते। अरे यही होम्योपैथिक है। इस जो मैं बता रहा हूँ इसको समझ लो आप। ये बातें नहीं समझा पाएंगे, कोई और समझा पाएंगे तो मैं नहीं रहूँगा उस वक्त, या यूँ मान लो हैं। तो यही होम्योपैथिक है कि अगर आपने आर्सेनिक लिया कमजोरी के लिए, 30 पोटेंसी के लिए, फ़ायदा नहीं हुआ, कमजोरी है, तो उसकी अनुपूरक दवा कार्बो वेजिटेबलिस हुई। कमजोरी हुई तो एक तो लक्षण कमजोरी का हो गया, एक वो भी जलन वाली दवा, ये भी जलन वाली दवा, एक उसके अधूरे काम को पूरा करने के लिए उसका बड़ा भाई कार्बो वेजिटेबलिस। तो कार्बो वेजिटेबलिस साथ में कर दीजिए आप। तो वो रोगी जल्दी ठीक होगा। इसी तरह अगर मान लो आप फॉस्फोरस कोई रोग के लिए ले रहे हैं और वो पूरा काम नहीं कर पा रहा है, उसकी जलन शांत नहीं हो रही है, तो पीछे बचे 2 भाई आर्सेनिक और कार्बो वेजिटेबलिस। तो किसके लक्षण अधिक हैं उन दोनों भाइयों में से? उनमें से एक को निमंत्रण दीजिए, उसके साथ कर दीजिए, देखो रोगी जल्दी ठीक होता है। तो ये एक तरह से हर एक होम्योपैथिक दवा की कॉम्प्लीमेंट्री अनुपूरक, उसके अधूरे काम को पूरा करने के लिए सारी दवाओं की महात्मा हैनीमैन व्यवस्था करके गए हैं। लेकिन इतना मौका चिकित्सक को नहीं मिलता, या रोगी देता नहीं, या जो भी वजह हो, अनुपूरक दवा लगे बिना रोग पूरा ठीक नहीं होता मेरे भाई, पूरा ठीक नहीं होता। हाँ, ये जुकाम खांसी ठीक हो जाते हैं। पुराने रोगों के अंदर मान लीजिए किसी को कोई एसिडिटी या पेट की खराबी है, गैस्ट्रिक बनती है, और उसको ऐसा फोर्टिटा दे रहा है या कोई दवाई दे रहे हैं, तो वो काम तो कर रही है, लेकिन रोगी फिर भी कहता है कि मैं पूरी तरह ठीक नहीं होता, तो उसकी अनुपूरक दवा आप देखेंगे तो नीचे किताब में कार्बोवेज लिखा मिलेगा या और कोई दवाई लिखी मिलेगी। तो वो अनुपूरक दवा को ज़रूर प्रयोग करें, तब जाकर के रोगी पूरा ठीक होगा। ये बात शायद किसी ने नहीं बताई, अनुपूरक दवा का प्रयोग किए बिना पूरा रोग ठीक नहीं होता, और पूरा रोग अगर ठीक हो जाता है, छोटा मोटा कोई भी, तो अनुपूरक दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए कार्बोवेज से ठीक हुआ रोगी अगर वो कहता है कि थोड़ी मेरे कमी रह गई है, तो उसको आर्सेनिक एल दे दीजिए। फॉस्फोरस से ठीक हुआ रोगी कहता है कि थोड़ी कमी रह गई, तो उसको कार्बोवेज या आर्सेनिक दे दीजिए। लेकिन वो तीनों भाइयों का आपस में कॉम्बिनेशन ही होना चाहिए। ये नहीं कि कोई आप विरोधी दवा दें, विरोधी दवा की भी नीचे लिस्ट होती है, वो नहीं देनी चाहिए। हाँ,
अब मैं क्या करूं, मैं पढ़ता तो कम हूं और बोलता ज़्यादा हूं, तो वीडियो बड़ा बनता है भाई, बुरा मत मानना। लंबे तथा पतले आदमी, टीबी रोग, इस प्रकार के टीबी रोग को ठीक करने के लिए फास्फोरस का प्रयोग निम्न शक्तियों में करना चाहिए। टीबी का रोग अब एलोपैथिक में हो गया, आपको नहीं करना है, लेकिन जब नहीं था उस वक़्त अगर ज़रूरत भी पड़े तो 6 पोटेंसी या 30 पोटेंसी में ही प्रयोग करना चाहिए और बार बार करना चाहिए, क्योंकि लो पोटेंसी है इसलिए बार बार करना चाहिए। किसी भी कारण से शरीर से अधिक खून निकल जाने के कारण शरीर में खून की कमी हो जाना, आ गया ना, किसी भी कारण से, जिसके कारण चेहरा फूल जाता है, चेहरा चारों ओर फूला फूला रहता है, आँख की ऊपरी पलकों में सूजन आ जाती है, ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए फास्फोरस बहुत उपयोगी दवा है। विभिन्न लक्षणों में फास्फोरस के रोगी के मन की स्थिति, रोगी का उत्साह कम होता है, रोगी का मन चिड़चिड़ा हो जाता है, डर लगता है, रोगी को ऐसा लगता है कि हर कोने से कोई चीज़ रेंगती हुई बाहर निकल रही हो। फास्फोरस का जो पेशेंट है उसको ऐसे लगता है कि कमरे में से हर कोई चीज़ कोने में से निकल करके और बाहर की ओर जाने की कोशिश कर रही हो, ये मानसिक लक्षण है। तथा दिव्य दृष्टि जैसी दशा उत्पन्न हो जाती है रोगी की। अचानक रोगी चौंक पड़ता है, रोगी को बाहरी प्रभावों के प्रति असहिष्णुता होती है, रोगी की सोचने की शक्ति कम हो जाती है, रोगी पागलों की तरह व्यवहार करता है और कुछ लकवा जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। आनंद की अनुभूति नहीं होती है, अकेले रहने में मृत्यु का भय, फास्फोरस में भी अकेले रहने में मृत्यु का भय और एकोनाइट में भी मृत्यु का भय और आर्सेनिक में भी मृत्यु का भय। जहाँ मृत्यु भय का लक्षण आ गया तो वो दवा विरोधी नहीं हुई। अगर एकोनाइट की ज़रूरत पड़े फास्फोरस के साथ तो दे सकते हैं। दिमाग थका थका सा रहता है, रोगी को पागलपन की समस्या रहने के साथ ही वह अपने प्रति अधिक उच्च धारणा रखता है, शरीर में उत्तेजना अधिक होती है, सारा शरीर गर्म रहता है, रोगी अस्थिर रहता है और उसे चारों ओर अशांति होती है। इस प्रकार के मन के लक्षण जिस रोगी में हैं उसको ठीक करने के लिए फास्फोरस का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी के सिर के लक्षणों के अंदर बूढ़े व्यक्तियों को चक्कर आता है। देखो, फास्फोरस चक्करों की एक बहुत अच्छी दवा है, लेकिन लक्षण मिला के सिर्फ 30 पोटेंसी का ही प्रयोग करें, 1-2 खुराक। चक्कर उसी में बंद हो जाएंगे, नहीं होते हैं तो फिर आप कितनी भी खुराक दो नहीं होंगे। अब इसके लक्षण मिलने भी चाहिए। चक्कर के बूढ़े व्यक्तियों को चक्कर आते हैं, उठने के बाद चक्कर आते हैं, रीढ़ की हड्डी पर गर्मी महसूस होती है, शरीर की नाड़ियों में दर्द होता है, जलन होती है। जलन एक प्रमुख लक्षण है। सिर की रक्त वाहिनियों में खून जमने लगता है, मस्तिष्क शांत रहने के साथ ही सिर के पिछले भाग में ठंडापन महसूस होता है, चक्कर आने के साथ ही बेहोशी सी आने लगती है, माथे की त्वचा कसी हुई होती है, खोपड़ी पर खुजली होती है, बालों में रुसी होती है, बाल झुंडों के झुंड झड़ते हैं। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए फास्फोरस का प्रयोग होना चाहिए। आँखों के लक्षणों में मोतियाबिंद होने के साथ ही ऐसा लगता है कि प्रत्येक वस्तु कोहरे या पर्दे से ढकी हुई है या आँखों के सामने धूल के कण तैर रहे हैं, जिसके कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा, तथा कोई चीज़ जोर से आँखों के ऊपर खींची जा रही है। आँखों के सामने काली बिंदु उड़ती दिखाई देती है, आँखों के ऊपर हाथ की छाया करने से ठीक तरह से दिखाई देने लगता है, आँखों में अधिक से उपयोग किए बिना ही आँखें और मस्तिष्क थकान महसूस होती है, बत्ती को देखने पर बत्ती की रोशनी हरे रंग की दिखती है, गोलाकार दिखती है, नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती है, पलकों आँखों के आसपास सूजन हो जाती है। ये सारे के सारे लक्षण मोतियाबिंद के हैं। तो आप मोतियाबिंद का, अब देखो इलाज बहुत इजी हो गया है, आपको मोतियाबिंद का तुरंत वो करा लेना चाहिए।
बरौनियाँ लंबी मुड़ी हुई होती है। तंबाकू के प्रयोग से आँखों की देखने की शक्ति कम हो जाती है और कोटर हड्डियों में दर्द होता है। ये कोटर की हड्डियाँ ये होती है, ये इसको कोटर बोलते हैं। और ये जो हड्डी है ये कोटर की हड्डी है, ये नीचे नहीं ऊपर वाली, ये कोटर की हड्डियाँ। कोटर हड्डियों में दर्द होता है। आँखों को दृष्टि केंद्र अपने स्थान से हट जाता है। शरीर की बाहरी पेशियों पर लकवा रोग के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। एक वस्तु दो दिखाई देती है। अधिक संभोग करने के कारण उत्पन्न आँखों से संबंधित रोग के लक्षण। अधिक संभोग करने के कारण आँखें जिनकी खराब हो गई है, फॉस्फोरस उनकी दवा है। अधिमंद रोग, ग्लूकोमा, कनिनिका वाहिकाओं की घनत्वता, कनिनिका कोशिकाओं में आपत्तिजनकता परिवर्तन होना, बुढ़ापा आने के समय में आँखों के रोग से संबंधित कई जो रोग लक्षण होते हैं। आँखों के आसपास काली तिरछी रेखाएं पड़ने लग जाती है। आँखों की रोशनी ठीक प्रकार की नहीं रहती। आँखों की कनिनिका में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार के आँखों से संबंधित लक्षणों में यदि कोई भी लक्षण हो, फॉस्फोरस का प्रयोग करना चाहिए। ये फॉस्फोरस बहुत गहराई पे जाकर के काम करने वाली दवा है। इसको सोचे समझे बिना प्रयोग न करें, डॉक्टर की मदद लें। इसके लक्षणों को ठीक करने के लिए फॉस्फोरस कान के लक्षणों में रोगी को सुनने में परेशानी होती है, विशेषकर दूसरे मनुष्यों की आवाज़। एक शब्द कान में बार बार गूंजता रहता है। आंतरिक ज्वर होने के साथ ही कान से कम सुनाई देता है। इस प्रकार कान से पीड़ित रोगी को फॉस्फोरस देना चाहिए। नाक के रोगों में नथुनों में पंखे जैसी गति होती है, नाक से खून बहने लगता है। रोगी स्त्री को मासिक धर्म आने के बदले नाक से खून आता है। बहन बेटियों को मासिक की जगह खून आना चाहिए, वहाँ नाक से खून आता है। तो इस तरह का लक्षण हो तो कोई लक्षण मिलाने की ज़रूरत नहीं, फॉस्फोरस 200 की एक खुराक दे सकते हैं। यह स्राव अत्यंत तीखी और बदबूदार होती है। नाक की हड्डियों की झिल्लियों में दर्द होता है जो बदबूदार होती है। सिर्फ उनकी कल्पना होती है। पुराना जुकाम होने के साथ ही हल्का हल्का नाक से खून बहने लगता है। रोगी के रुमाल में हमेशा खून लगा रहता है। इस प्रकार के नाक से संबंधित पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए फॉस्फोरस का प्रयोग होना चाहिए। चेहरे के लक्षणों में चेहरा पीला पड़ जाता है। रोग के कई प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। गाल अंदर की ओर धंस जाते हैं। मुंह की हड्डियों में तेज फाड़ने जैसा दर्द होता है। एक या दोनों गालों पर लाल और गोल धब्बे होते हैं तथा निचले जबड़े में सूजन आ जाती है। जबड़े का मांस गलने लगता है। इस प्रकार के चेहरे से संबंधित लक्षणों को ठीक करने के लिए फॉस्फोरस का प्रयोग करना चाहिए। मुंह के लक्षणों में मुंह फूला हुआ, मसूड़ों से खून बहने लगता है। अब जिनके मसूड़े बहुत नाजुक होते हैं, खून आ जाता है ऐसे दबाते ही, निरोग आदमी के ही, तो पहले मर्कसोल का प्रयोग करना चाहिए। अगर उससे खून बंद नहीं होता है मर्कसोल से, तो फॉस्फोरस 30 एक खुराक सुबह, एक खुराक शाम को 1 हफ्ता दें, मसूड़े सेट हो जाएंगे और खून नहीं आएगा। दांत के दर्द में दर्द होता है। जीभ सूखी, चिकनी, लाल, सफ़ेद हो जाती है, लेकिन जीभ पर मोटी परत नहीं जमती। दांत निकलवाने के बाद मसूड़ों में से खून निकलने लगता है। ये मैंने जो बात शुरू में कही, ये इसके अंदर आ गई कि दांत निकलवाने के बाद मसूड़ों में से खून निकलने लगता है। दांत निकलवाए आप, फिर भी खून आता है, और पहले अगर आप फॉस्फोरस लेके जाएंगे तो खून आएगा ही नहीं। लेकिन मान लो आपने नहीं ली पहले और दांत निकलवा के आ गए, फिर भी खून आता है, आप फॉस्फोरस 200 की एक खुराक ले लो, बंद हो जाएगा। स्तनपान करते समय कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है, जहाँ आवश्यकता है तो दवा है। आवश्यकता के बिना जो दवा का इस्तेमाल करते हैं ना, वो होम्योपैथी के साथ में अन्याय करते हैं। मुंह के भोजन नली में जलन होती है। रोगी को अधिक ठंडे पानी की प्यास लगती है। इसके साथ ही भोजन नली में सिकुड़न होती है। इस प्रकार के मुंह से संबंधित लक्षणों में पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए फॉस्फोरस दिया जाना चाहिए। आमाशय के लक्षणों में खाना खाते ही रोगी को तुरंत भूख लगती है।
भोजन करने के बाद हर बार खट्टा स्वाद, खट्टी डकार आती है। डकार आने के साथ ही खाना खाया हुआ भोजन तुरंत वापस मुंह में आ जाता है। जैसे ही आमाशय के अंदर पानी गर्म होता है वैसे ही उल्टी हो जाती है। हृदय नली में सिकुड़न होती है, तंगी महसूस होती है, भोजन को निगलने में परेशानी होती है। खाना खाते ही मुंह के अंदर खाना वापस लौट आता है। ठंडे खाद्य पदार्थों, बर्फीली चीज़ों खाने का सेवन से रोगी को कुछ आराम मिलता है। आमाशय के अंदर जलन होती है और इसके साथ ही गले में जलन होती है और ये जलन आंतों तक फैल जाती है। अत्यधिक नमक का सेवन करने से उत्पन्न रोग, अधिक नमक के सेवन करने से कोई रोग उत्पन्न हुआ हो तो फॉस्फोरस दवा है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए फॉस्फोरस उपयोगी है। पेट के लक्षणों के अंदर पेट के अंदर ठंडापन महसूस होना, पेट में तीखा और काटता हुआ दर्द होना, आमाशय में कमजोरी महसूस होना, खालीपन महसूस होता है, अंदर की ओर घसता हुआ नजर आता है, लीवर के अंदर रक्त जमने लगता है, इसके साथ ही जलन होती है, पीलिया रोग हो जाता है, क्लोम ग्रंथि से संबंधित बीमारियां हो जाती है, पेट में बड़े बड़े धब्बे पड़ जाते हैं पीले रंग के। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति में हो तो उसको फॉस्फोरस देना उचित होता है। मल से संबंधित लक्षण, रोगी जब मल त्याग करता है तो उसके मल से बदबू आती है तथा मलद्वार से वायु भी निकलती है। मल लंबा, संकड़ा और कुत्ते के मल जैसा होता है। पीलिया रोग के अंदर इस तरह का मल आदमी हो या बच्चा हो आता है, जैसे कुत्ते का मल काले रंग का होता है, इस तरह का मल आता है। मल को बाहर निकालने में परेशानी होती है। बाईं करवट करके लेटने पर मल करने की अधिक इच्छा होती है, अतिसार हो जाता है। इसके साथ ही शरीर में कमजोरी महसूस होती है। मल अधिक मात्रा में होता है। मल में कफ जैसा पदार्थ और साबुदाने जैसे पदार्थ दिखाई देते हैं। रोगी को ऐसा लगता है कि मल द्वार अपने आप खुला हुआ है। मल त्याग करने के बाद शरीर में अधिक कमजोरी महसूस होती है। मल त्याग करते समय मलांत्र में खून भी बहने लगता है। मल सफ़ेद और कठोर हो जाता है। खूनी बवासीर का रोग हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित अगर कोई रोगी है तो उसको ठीक करने के लिए फॉस्फोरस देना चाहिए। ये बवासीर को भी ठीक करता है। पेशाब से संबंधित लक्षण, गुर्दे में सूजन होने के साथ ही पेशाब में खून की मात्रा भी आती है। पेशाब गंदा और कथई रंग का और लाल तलछट युक्त होता है। इस प्रकार के मूत्र से संबंधित लक्षणों से पीड़ित रोगी को फॉस्फोरस देना चाहिए। पुरुष रोगों से संबंधित लक्षण, रोगी में संभोग करने की शक्ति नहीं रहती है। रोगी को संभोग क्रिया करने के लिए अधिक इच्छा होती है लेकिन उसका अपने आप ही वीर्यपात हो जाता है। रोगी को संभोग करने के सपने आते हैं और अपने आप ही वीर्यपात हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए फॉस्फोरस देना चाहिए। स्त्री रोगों में स्त्री को गर्भाशय की ऊपर की झिल्ली पर जलन होती है। हृत पांडु रोग होना, गर्भाशय से हल्का हल्का खून बहने लगता है। मासिक स्राव नियमित समय से बहुत पहले और मात्रा में अधिक होता है। अधिक मात्रा में नहीं होने पर अधिक दिनों तक होता रहता है। स्त्री रोगों में मासिक स्राव आने से पहले रोती रहती है। स्तनों में सुई जैसी चुभन होती है। प्रदर स्राव अधिक मात्रा में होता है। स्राव अधिक चीज पैदा करने वाला होता है। ये मासिक स्राव से पहले होता है। रोगी स्त्री के जरायु से खून बहने के बदले नाक, मुंह, कान आदि से खून बहने लगता है। जो खून योनि से निकलने वाला है वो इन अंगों से निकलने लगता है। तो ऐसे रोगी को जलन साथ में होती है। पानी जैसा बदबूदार पीप का स्राव होता है। रोगी स्त्री को संभोग करने की उत्तेजना अधिक होती है। इस प्रकार के स्त्री रोग से संबंधित लक्षणों में यदि कोई भी लक्षण कोई स्त्री को हो तो फॉस्फोरस देना चाहिए। श्वास के लक्षणों में रोगी के गले में खराश होती है तथा शाम के समय में अधिक महसूस होती है तथा स्वर यंत्र में दर्द होता है। जो लोग अधिक बोलते हैं, अब मैं भी अधिक बोलता हूँ कि बोलो ये कहता बोलता है। अरे दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, मैं बोलूँगा तो कहता है बोलता है। मैं बोलूँगा तो कहता है बोलता है। ये गाना है ना। हाँ, तो अधिक बोलने वाले, भाषण देने वाले
वीडियो पे बोलने वाले, घर में कोई अब वैसे भी खूब बोलने वाले, तो उनके अगर गले में दर्द होता है, फॉस्फोरस 6 की एक खुराक ले लो, एकदम ठीक। जो लोग अधिक बोलते हैं उनके गले में सुरसुराहट होना, गले में गला बैठना और शाम के समय अत्यधिक कच्चेपन का एहसास होना, स्वर यंत्र में दर्द होना जिसके कारण बोलने में परेशानी होना, गले में सुरसुराहट होना और उसके साथ ही खांसी होना, ठंडी हवा, हंसने, बातचीत करने, गर्म जगह से ठंडी हवा में जाते ही रोग लक्षणों में वृद्धि होती है, कठोर सूखी खांसी आती है, इसके साथ ही रोगी को दबाव महसूस होता है और अधिक परेशानी होती है, फेफड़ों से खून जमा होने लगता है, छाती में जलन होने के साथ ही दर्द होता है, छाती पर गर्माहट और दबाव महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे छाती पर बोझ रखा हुआ है, छाती में सुई चुभने जैसा दर्द होता है और साथ ही इसके साथ सांस लेने में क्रिया तेज हो जाती है, छाती पर घुटन महसूस होती है तथा ऐसा लगता है कि छाती पर बोझ रखा हुआ है, इसके साथ ही छाती पर गर्माहट महसूस होती है, फेफड़ों की धमनियों में जलन होती है, इसके साथ ही श्वास लेने में रुकावट होती है, बाईं करवट लेटने पर अधिक परेशानी होती है, इसके साथ ही खांसी भी तेज हो जाती है, खांसते समय शरीर कांपने लगता है, रोगी जब थूकता है तो उसका थूक जंग लगे जैसा होता है, खून जैसा पीपदार होता है, बार बार होने वाली खांसी तथा इसके साथ ही गले में दर्द होना, स्नायवी खांसी हो जाना जो बदबू सूंघने और से बढ़ जाती है, अपरिचित व्यक्ति के घर में घुसने तथा अपरिचित व्यक्तियों के बीच में रहने से रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है। इसका रोगी अपरिचित व्यक्तियों के बीच में रहने से उसे घबराहट होने लगती है, ये एक तरह की एंजाइटी का लक्षण है। बाईं ओर लेटने तथा ठंडी जगह में अधिक रहने से रोगों की वृद्धि होती है। इस प्रकार से श्वास के लक्षणों से संबंधित यदि कोई भी लक्षण हो तो उसको फॉस्फोरस देना चाहिए। अब हृदय रोग के बारे में क्या करूँ राम, बड़ा बन रहा, कोई बात नहीं। रोगी जब बाईं करवट लेटता है तो उसके हृदय में बहुत तेज दर्द होता है, नाड़ियों की गति तेज हो जाती है और उसमें रुकावट पैदा हो जाती है तथा इसके साथ ही वो मुलायम हो जाती है, हृत पांडु रोग हो जाता है, इसके साथ ही दाहिना अंश फैला हुआ रहता है, हृदय में गर्माहट महसूस होती है। इस प्रकार के हृदय से संबंधित लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए फॉस्फोरस का प्रयोग करना चाहिए। पीठ के लक्षणों के अंदर जलन होने के साथ ही दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे कमर टूट गई हो, दोनों कंधों के बीच में गर्माहट महसूस होती हो तथा रीढ़ की हड्डी कमज़ोर पड़ जाती है। इस प्रकार के पेट के संबंधित लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए फॉस्फोरस का प्रयोग करना चाहिए। शरीर के बाहरी अंगों में हाथ पैरों की उंगलियों की नोकों के ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दर्द, उंगलियों की नोकों के ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दर्द, इन अंगों पर लकवा रोग की तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। कोहनी और कंधों की हड्डियों में, जोड़ों में सुई चुभने जैसा दर्द, तलुओं में जलन होती है, अधिक परिश्रम करने पर शरीर में कमजोरी महसूस होती है, शरीर में कंपन होता है, हाथों से किसी वस्तु को पकड़ने में परेशानी होती है, जांघों में आसपास जलन होती है तथा ऐसा लगता है कि यहाँ की मांसपेशियाँ गल रही है, हाथ और बाहें सुन्न हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित अगर कोई भी लक्षण किसी के अंदर है तो रोगी के शरीर पर लकवा रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और इसके साथ ही हाथों व पैरों पर चींटी रेंगने की तरह अनुभूति होती है, शरीर की कई हड्डियां अचानक ही मुड़ जाती है। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया है तो फॉस्फोरस का प्रयोग करना चाहिए। नींद के लक्षणों में रोगी को ठीक प्रकार से नींद नहीं आती, विशेषकर भोजन करने के बाद रोगी की आंखें खुली रहती है। इसके साथ ही रोगी को अधिक उदासीपन होता है, वह बूढ़े व्यक्तियों को नींद न आने की शिकायत होती है। रोगी को नींद में आग तथा खून बहने के सपने आते हैं। आग और खून बहने के रोगी को सपने आते हैं। अगर ये लक्षण मिलता है फॉस्फोरस ले सकते हैं 200 पोटेंसी में, चाहे बीमारी कोई भी क्यों ना हो। संभोग करने के सपने भी आते हैं, वाह वाह, क्या करना। रोगी रात के समय में देर तक सोता है और जागने पर कमजोरी महसूस करता है। रोगी को झपकियाँ आती रहती है और बार बार नींद टूट जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को फॉस्फोरस देना चाहिए। बुखार के लक्षणों में रोगी को प्रतिदिन शाम के समय ठंड लगती है तो रात के समय दम घुटने लगता है।
और ठंड लगती है। शरीर में जैविक शक्ति की कमी के हो जाती है तथा इसके साथ ही प्यास कम हो जाती है। रोगी अस्वाभाविक भूख लगती है। टीबी रोग होने के साथ ही रोगी की नाड़ियां अनियमित गति से तथा रुक रुक के चलती है। रात के समय में रोगी के शरीर से चिपचिपा पसीना आता है। रोगी हर समय कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता है तथा रोता और चिल्लाता रहता है। शरीर से अधिक मात्रा में पसीना भी आता रहता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए फास्फोरस देना चाहिए। ये कुछ पागलपन की भी दवा है। चर्म रोगों के अंदर त्वचा पर छोटे मोटे घाव हो जाते हैं, उनमें से अधिक मात्रा में खून आता है। कुछ समय के लिए ठीक हो जाते हैं, फिर से खुल जाते हैं, पीलिया हो जाता है। रोगी के शरीर की त्वचा पर बड़े बड़े घाव हो जाते हैं तथा इसके बीच में छोटे छोटे घाव हो जाते हैं। चमड़ी के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को लक्षणों को ठीक करने के लिए फास्फोरस फायदेमंद है। लीवर के अंदर रोगी का लीवर बढ़ा हुआ हो और जख्म हो गया हो तथा उसमें दर्द हो रहा हो, दाहिनी तरफ लेटने पर लीवर को छूने पर दर्द महसूस होता है, पेट में वायु भर जाती है जिसके कारण पेट फूल जाता है, पेट में गड़गड़ाहट होती है, मल द्वार से हवा निकलती है, सारे शरीर में ठंडक महसूस होती है, सारा पेट खाली और अंदर की ओर घसता हुआ महसूस होता है। इस प्रकार के लक्षण लीवर के रोग में हैं तो उसको ठीक करने के लिए फास्फोरस का प्रयोग होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन के अंदर, कब्ज के अंदर रोगी को कब्ज की शिकायत हो जाती है तथा इसके साथ ही जब वो मल त्याग करता है तो उसका मल कुत्ते के मल की तरह खुश्क, लंबा और कड़ा होता है। याद रखो, किसी भी बीमारी के अंदर इस तरह का जिसको मल आता है, कुत्ते की तरह काला और गांठदार मल, तो फास्फोरस 30 पोटेंसी, चाहे रोग कोई भी हो, एक खुराक सुबह, एक खुराक शाम को, 7 दिन से अधिक न दे, उसके बाद अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस प्रकार के लक्षणों को पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए फास्फोरस का प्रयोग करना चाहिए। कैंसर रोगी स्त्री के गर्भाशय से खून बहने लगता है। मासिक धर्म समाप्त होने पर उसके बदले नाक, पेट, मलद्वार, मूत्र नली से खून बहने लगता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित स्त्री रोग को ठीक करने के लिए फास्फोरस का प्रयोग करना चाहिए। गर्भावस्था के अंदर रोगी स्त्री पानी पी नहीं सकती, पानी को देखने से उल्टी आ जाती है, नहाने के समय में वो अपनी आँखों को बंद कर लेती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित स्त्री को उपचार के लिए फास्फोरस देना चाहिए। छाती से संबंधित रोग, फ्लूराइटिस, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस तथा तपेदिक आदि रोगों में या साधारण खांसी होने पर फास्फोरस औषधि का प्रयोग करने से रोग जल्दी ही ठीक हो जाता है। ऐसे रोगियों की जीभ का स्वाद खून मिला हुआ मीठा या नमकीन रहता है। बाईं तरफ या रोगग्रस्त भाग की तरफ लेटने पर रोगों में लक्षणों में वृद्धि होती है। इसके रोगी की तकलीफ़ें किसी के छूने से, शारीरिक या मानसिक श्रम करने से, सुबह के समय में गर्म उष्ण भोजन करने से और गर्म पदार्थ पीने से तकलीफ़ें बढ़ती है। मौसम के परिवर्तन में भी बढ़ती है, गर्मी के मौसम में बढ़ती है, भीगने पर बढ़ती है, शाम को बाईं करवट लेटने पर भी तकलीफ़ें बढ़ती है, आंधी तूफान के दौरान भी तथा सीढ़ियाँ चढ़ते समय भी रोगी के रोग के लक्षण बढ़ते हैं। और आराम, अंधेरे में रहने से, दाईं करवट लेटने से, ठंडे भोजन से, ठंड से, खुली हवा में ठंडे पानी से धोने तथा सोने से रोग के लक्षण नष्ट होने लगते हैं। सिर और चेहरे की तकलीफ़ों को ठंडी हवा से आराम पहुंचता है, लेकिन छाती, हलक और गर्दन की तकलीफ़ें ठंडी हवा से बढ़ जाती है। इसकी संबंधित दवा आर्सेनिक के साथ इसका पूरक संबंध होने के बाद भी कुछ भिन्नता है, मतलब इसकी संबंधित दवा आर्सेनिक है, अनुपूरक भी है, लेकिन थोड़ी भिन्नता है। भिन्नता तो है ही है, लेकिन दे सकते हैं, बिल्कुल निर्दोष है। इसकी जो विरोधी औषधि है, कास्टिकम के पहले या बाद में फास्फोरस को भूल के भी न दें। याद रखिए इस बात को।
बहुत कम दवाओं में विरोधी दवा आती है। विरोधी दवा का मतलब हुआ एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। आप कास्टिकम के लक्षण पढ़ोगे और फॉस्फोरस के लक्षण पढ़ोगे, एक भी मैचिंग नहीं करेगा, इसलिए वो विरोधी हो गई, उसका दुश्मन हो गया। तो कास्टिकम खाने वाले को फॉस्फोरस न दें, फॉस्फोरस खाने वाले को कास्टिकम न दें। अगर ऐसा मौका आ गया कि देना अति ज़रूरी है तो योग्य चिकित्सक एंटीडोज देकर के जो दवा दी है उसको पहले महीने 20 दिन तक बेअसर करेगा, उसके बाद फिर विरोधी दवा प्रयोग करेगा। तो ये एक बहुत ही क्या कहते हैं होशियारी का काम है। इसलिए आपको तो यही ध्यान रखना है कि अगर फास्फोरस लिया है और कोई डॉक्टर ने अगर कॉस्टिकम दे दी तो उसका बेड़ा गर्क है। इसीलिए मैं क्यों कहता हूँ कि आपको क्या क्या दवाइयाँ दी गई है, साहब वो तो रजिस्टर में डॉक्टर ने लिख ली, नाम नहीं बताते। अब अगर किसी को फॉस्फोरस दी हुई है वो नाम नहीं बताते हैं और मैंने अगर कास्टिकम दे दिया तो रोगी को हो गया ना उसका मरण। इसलिए हर चिकित्सक में अनुरोध करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, चाहे वो पहले न लिख के देवे, कोई दवा न दे, अपने रजिस्टर में नोट कर ले, लेकिन जब उससे रोग ठीक नहीं होता है, रोगी कहता है मैं दूसरी जगह इलाज कराना चाहता हूँ, तो उसको जो जो दवाइयाँ दी है उनके नाम वो दें। तो मैं या कोई भी चिकित्सक जो उसका इलाज करेगा, फिर होम्योपैथिक का, अगर होम्योपैथिक का इलाज है तो उसको बहुत सहूलियत रहेगी, रोगी को तकलीफ़ नहीं होगी। हैं, किसी ने मान लो एपिस दे रखा है और दवाई की लिस्ट नहीं आई और मैंने अगर रस्टक्स दे दिया तो वो विरोधी दवा हो गई, तो रोगी को बहुत परेशानी हो जाती है। इसीलिए ठीक है रजिस्टर में आप मेंटेन करो और करो, लेकिन जब रोगी अपना इलाज बंद कर लेता है तो उसको उन दवाओं को अगर वो मांगता है, दूसरी जगह जाता है, तो वो डॉक्टर तो मांगेगा ना तुमने क्या क्या लिया भाई, नक्स ली क्या नहीं ली, वो तो मांगेगा। और वो मांगने वाला डॉक्टर भी नहीं देता है, बड़ी विडंबना की बात है, हैं? कभी इस पर दिमाग लगाया आपने? नहीं लगाया, लगाइए। आप अपना इलाज होम्योपैथिक में ले रहे हैं, आपको फ़ायदा नहीं है और आपने मुझसे संपर्क किया कि गोपाल जी मैं आपसे इलाज लेना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा भाई तुमने इसके पहले क्या क्या दवाई ली? कि वो तो डॉक्टर ने रजिस्टर में लिख ली, कोई बात नहीं, उनसे लिस्ट ले आओ क्या क्या दवाइयाँ दी, कब कब दी, इससे भी कोई मतलब नहीं, खाली ये लिखा लाओ भी कौन कौन सी दवाइयाँ दी, 10 तरह की 8 तरह की, उनका नाम चाहिए। वो नहीं देते हैं तो हो गई ना मेरे सामने बड़ी भारी समस्या। तो रोगी इस बात को समझता नहीं, अब क्या करें हम, बताओ क्या करें। इसलिए हमें मजबूर होकर के एक चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। वो क्या सहारा, ये मैं आपको बताता हूँ। बिना जब कोई लिस्ट नहीं आती तो हम रोगी को ऐसी दवा देते हैं जिसकी कोई विरोधी दवा है ही नहीं, चाहे उस डॉक्टर ने कैसी भी दी होगी, उसको रोगी को तकलीफ़ नहीं होने देंगे। हम उसको 7 दिन तक नक्स ओमेगा खिला करके और उसने जो भी कचरा उसके शरीर में डाला है उसको बाहर कर देंगे, उसके बाद उसका इलाज करेंगे। लेकिन ये विद्या है, हर आदमी हर डॉक्टर के दिमाग में ये बात नहीं आती है। और लिस्ट अगर सामने आ जाए तो फिर कोई बात नहीं, उसकी अगली दवा देख लेंगे भाई ये देनी है। हाँ, और लिस्ट इसलिए नहीं देते क्योंकि वो डॉक्टर जो दवा देने वाले हैं कई गलतियां कर चुके हैं कि इस दवा के बाद ये नहीं देनी चाहिए, वो दे चुके हैं। इस शर्म की वजह से वो लिस्ट नहीं देते। अरे जब पेशेंट पूरा पैसा तुमको देता है तो क्यों नहीं नाम लिख के देते? हम नाम लिख के क्यों दे रहे हैं? हम मूर्ख हैं क्या? रोगी को अज्ञानता में नहीं रखना चाहिए, रोगी को गुमराह रखना पाप है, महापाप है। उसको कह दो भैया तुमको ये दवाइयाँ दी है, तुम्हारी इच्छा हो जहाँ इलाज कराओ। क्या
क्या घिसा, 10 मिनट 5 मिनट का ही काम नहीं, वो इलाज तो कराएगा, तुमसे ठीक नहीं हुआ तो दूसरी जगह इलाज तो कराएगा। अगर वो एलोपैथिक में जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो अगर होम्योपैथिक का इलाज ठीक नहीं हुआ फिर होम्योपैथिक में अच्छे डॉक्टर के पास जाने का उसको राइट है, उसको अधिकार है अपने रोग को भगाने के लिए और किसी चिकित्सक से इलाज कराने के लिए। मान लो मुझसे भी ठीक नहीं हुआ तो उसका अधिकार है वो और किसी अन्य होम्योपैथिक के पास जाए। तो मैं तो वैसे ही लिख के देता हूँ, वो लिस्ट सामने कर दे, या मुझको कहे भी मुझे क्या क्या दवाइयाँ दी, भाई तेरे को ये दवाइयाँ दी, सब नोटेड रहती है। क्यों छुपाते हैं, क्यों नहीं पर्ची बना के देते? हमने यहाँ ट्रस्ट बना रखा है होम्योपैथिक का, कभी बूंदी आओ आप में से कोई भी, आज का स्थापित नहीं, बरसों पहले का मेरे पास सर्टिफिकेट है मिला हुआ, अच्छी सेवा देने के लिए। यहाँ की जो नागरिकता का जो वो खास है उसने दिया है कि आपने इसकी स्थापना की है, आपको हम साधुवाद देते हैं, माला पहनाई, मेरा सम्मान किया और 50 डॉक्टरों को बुला करके मीटिंग की, खाना खिलाया और होम्योपैथी की चर्चा की। ये 10 अप्रैल महात्मा हेनिमैन के जन्मदिन के ऊपर। और हमने नियम बना रखा है हमारी डिस्पेंसरी के अंदर, डॉक्टर को कह रखा है पहले लिखो, पर्ची बनाओ और फिर काउंटर से रोगी दवा फ्री में ले, सिर्फ फ्री के अंदर, फाइल भी फ्री के अंदर, मदर टिंचर भी फ्री के अंदर। हमारी धान मंडी धर्मशाला में बहुत पैसे हैं, आमद अधिक खर्च साले करते नहीं हैं, तो हम कुछ 2-4 व्यक्ति हैं ना जो उनके पीछे पड़े ही रहते हैं कहीं ये हमारी डिस्पेंसरी को बंद नहीं करा दे। तो उनकी क्या ताकत है, जब तक हम एक्टिव हैं जब तक तो ऐसा होने नहीं देंगे। हमने एक बार उन्होंने मीटिंग करके कहा कि हम बंद करना चाहते हैं। हम क्यों बंद करना चाहते हो? क्या आमद नहीं है? हम देंगे पैसे, हम इकट्ठे करेंगे 5-6 जने, चालू रहेगी। बंद का नाम मत लो, बंद का नाम मत लो, बंद का नाम मत लो, वो चालू रहेगी। ये इतना कहना ही बहुत है। और हमारे हाथ भी देखो भगवान की दया से पहुँचे हुए हैं और हर एक से प्रेम और मोहब्बत से बात करते हैं। तो उन सदस्यों को पटापटू के यार इतना पैसा आ रहा है, इसका करोगे क्या तुम? ये कितने लोग इससे लाभ उठा रहे हैं, रजिस्टर तो जाके देखो। हमें बहुत अच्छे काम के लिए बहुत कुछ मेहनत करनी होती है। एक आपको खाली वीडियो बना के देने से ही काम नहीं रुकता है, हमें कई चीज़ों को संभालना पड़ता है। वहाँ डॉक्टर के पास भी उसको बोलना पड़ता है कोई दवा की कमी तो नहीं है, क्या है क्या नहीं है, व्यवस्था ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। धर्मशाला के जो मैनेजर हैं उनसे जाकर के भी पूछना पड़ता है कोई रोगी के साथ बुरा व्यवहार तो नहीं हो रहा और तो नहीं हो रहा। सारी ये सब कोई मामूली काम नहीं है। कौन करता है आजकल? आज कितने आदमी जो गरीब बेचारे मुसलमान भाई, अरे जो छोटे काम करने वाले, पीपे ठोकने वाले, ये लोहारी का काम करने वाले, हथौड़ा चलाने वाले, पंचर बनाने वाले, और अमीर भी और गरीब भी, सभी को जाते ही दवा मिल जाती है, और वो भी होम्योपैथिक दवा। और जो वहाँ डॉक्टर रखा हुआ है मुकुट बिहारी शर्मा, वो मेरी हम उम्र का है, मुझसे 2-4 साल छोटा होगा और खूब अच्छा अनुभव है उसको। ऐसा नहीं कि चाहे जैसे कोई किसी को लाके बिठा दिया सस्ते वाले को, नहीं, तू तनख्वाह 2,000 ज़्यादा ले प्यारे, रोगी का इलाज होना चाहिए। व्यवस्था उसी को कहते हैं। अरे लोग खाली ये इनमें संदेश भेजते हैं, ये फलानी हमारी संस्था, ये फलानी हमारी संस्था, हम उसके महामंत्री, हम उसके। अरे तुमने किया क्या? तुमने अपना ही सम्मान करवाया माला पहना करके,
दो चार साधुओं को पकड़ लिया, दो चार उनको पकड़ लिया, तुमने क्या किया, तुम्हारे शरीर से तुमने क्या सेवा करी। सेवा वो होती है जो शरीर से करी जाती है, सेवा वो होती है जो अपना समय बर्बाद करके उस काम में लगते हैं, उसको कहते हैं मानव की सेवा। ऐसे वाई लूटते हैं, कहीं ऐसे बने हुए बैठे हैं कुर्सी रोक करके कि हम फला चीज़ के महामंत्री हैं, हम स्टेट उसको यूँ कर देंगे, हम गरीबों को साइकिल दिला देंगे, वो दिला देंगे, कुछ नहीं अफंड करते हैं। देने वाला तो दाने दाने पे लिखा है देने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा है देने वाले का नाम। भगवान की लीला है दोस्तों, कोई मेरी बात का बुरा नहीं माने। देखो, जब हम बोलते हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं, हनुमान जी का नाम लेकर के हम बैठते हैं मोबाइल हाथ में लेके, 1 घंटे तक हमने पानी तक भी नहीं पिया, आपके सामने बोल रहे हैं और क्या क्या बोल दिया क्या नहीं बोल दिया, हमें दोबारा सुनने का भी टाइम नहीं मिलता। अगर कोई गलती हुई हो तो ये बुढ़ा आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता है। इस उम्र में हम किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते, लेकिन कई सच्चाई की बातें जो सामने आती है वो हम बोले बिना नहीं रह सकते। उसको चुप तो सिर्फ हनुमान जी का आदेश ही करा सकता है और दुनिया की कोई शक्ति नहीं करा सकती। दूसरी बात, हम कोई से डरते नहीं। हाँ, कोई हमारा क्या बिगाड़ेगा, अरे ज़्यादा से ज़्यादा कोई हमको मार देगा, मरना तो एक दिन है ही है, हैं? हम नहीं डरते, हमें हनुमान जी का आदेश मानना है, उनकी बताए हुए कार्य को आगे बढ़ाना है और जिस दिन वो बुलाएंगे तो हो सकता है कि हम आपको याद भी नहीं कर पाएँ और हम अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे जब उनका आदेश होगा। अभी नहीं है उनका आदेश, अभी उन्होंने कहा नहीं बेटा नहीं, अभी मौज करने का समय नहीं, अभी सेवा दो, बहुत देनी बाकी है। अरे बाबा थक गए हम, घुटनों से लाचार हो गए हम, बीपी अलग रहता है, शुगर अलग रहती है, हम क्या क्या करें। बवासीर की दवा देनी है, उसको वो देना, उसको वो देना, धर्मशाला को देखना, उसको करना, वो करना, का तुम सब कर लोगे, तुम सब कर लोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हिम्मत मत हारो, जब भी कोई तकलीफ़ हो तो मेरे से बात करो। और हम प्रत्यक्ष हनुमान जी की मूर्ति के सामने जाके उनसे बात करते हैं और हमें वो जवाब देते हैं। आप इसको एक क्षण की दिमाग में नहीं लें कि ऐसा भी कभी होता है क्या, होता है। इस संसार में सभी कुछ होता है, कोई चीज़ असंभव नहीं। अगर आपकी नीयत साफ है, आपके दिल में परोपकार की भावना है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। तुलसीदास जी कह गए हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं उससे बड़ा और कोई धर्म नहीं। कहीं तीर्थों जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं मंदिरों से सिर टकराने की ज़रूरत नहीं, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। किसी को पीड़ित मत करो, किसी की पीड़ा को देख करके उसकी मदद करो, इससे बराबर कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं। थैंक्स।